हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो। यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस टॉपिक से मोस्टली एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बनते हैं। टॉपिक का नाम है इशू एंड रिडम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जहां पर हम बात करेंगे कि कैसे प्रेफरेंस शेयर्स का इशू किया जाता है और किस तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशंस किया जाता है। आज का बेसिकली जो हमारा पोर्शन है इसमें हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में, यानी प्रैक्टिकल पोर्शंस को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जहां मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रिडम्पशंस और प्रेफरेंस शेयर्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को किया जाता है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो आपको मैं थोड़ा सा टर्म यहाँ पर समझाना चाहूंगा कि जब आप शेयर्स की बात करते हो तो बेसिकली शेयर्स यहाँ पर बात करता है किसके रिस्पेक्ट में। शेयर यहाँ पर बात करता है शेयर कैपिटल के रिस्पेक्ट में। और आपको पता है क्या कि जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की, तो कंपनी क्या करती है, अपने इंटायर अमाउंट ऑफ कैपिटल को स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करती है। वही स्मॉल पोर्शन जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमॉन्ग द जनरल पब्लिक बाय द कंपनी, दैट कैपिटल इज कंसिडर्ड एज क्या, शेयर कैपिटल। लेकिन जब कंपनी यही शेयर्स कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करती है अमॉन्ग द कंपनी, अमॉन्ग द पब्लिक, अमॉन्ग द जनरल पब्लिक, तो ये दो फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन करती है। पहला फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो होता है दैट इज कंसिडर्ड एन इक्विटी शेयर, ठीक है। और दूसरा जो फॉर्म होता है दैट इज कंसिडर्ड एज क्या, प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर बेसिकली क्या होता है, तो इक्विटी शेयर रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ शेयर्स कैपिटल which contain a voting right or who are considered as the real owner of the company, whereas preference shares capital refers to that shares capital the holder of which contain two preferential right regarding repayment of dividend, repayment of capital at the time of a winding up of a company, or payment of dividend either at a fixed rate or either at a fixed amount. जैसा कि प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर मार्केट में जो कंपनी इशू करती है वो कौन से प्रेफरेंस शेयर को इशू करती है, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को मार्केट में कंपनी इशू करती है। और जब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को मार्केट में कंपनी इशू करती है तो दिस कैन बी रिडीम। रिडीम कहने का मतलब क्या, कि मान लो कंपनी ने किसी व्यक्ति से 50,000 रुपया लोन लिया, ठीक है। और 50,000 रुपया लोन लिया और इस 50,000 के लोन के बदले में कंपनी ने क्या किया, उस व्यक्ति को क्या किया, एक प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया कंपनी को आफ्टर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, ठीक है। और इन सम केसेस आफ्टर अ विद इन अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इस 50,000 रुपए को चुकाना पड़ेगा। जब कंपनी इस 50,000 रुपए का पेमेंट करेगी तो दैट पेमेंट अमाउंट इज कंसिडर एज क्या, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। दैट पेमेंट अमाउंट इज कंसिडर एज क्या, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब क्या कि जैसे ही कंपनी ये 50,000 रुपए का पेमेंट कर देगी, यह प्रेफरेंस शेयर जो कि कंपनी ने पहले इशू कर रखा था इस व्यक्ति को, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। इट मींस वो प्रेफरेंस शेयर क्या हो गया, रिडीम हो गया। रिडीम कहने का मतलब क्या, खत्म। क्लियर। जब कंपनी रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स के पोर्शन पर जाती है तो कंपनी रिडम्पशन करती किस किस तरीके से, सबसे पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेसिकली। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स दे देता हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब कंपनी रिडम्पशंस के लिए जाती है और कंपनी रिडम्पशन करना चाहती है प्रेफरेंस शेयर का, तो ध्यान से समझना। जब कंपनी रिडम्पशन करती है किसका, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्लियर। जब कंपनी रिडम्पशंस करती है प्रेफरेंस शेयर का तो बेसिकली कंपनी तीन सोर्सेस का फायदा लेती है, यानी तीन सोर्सेस का सहारा लेती है। पहला, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। पहला सोर्स कंपनी का क्या होता है, तो आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। दूसरा तरीका क्या होता है, तो आउट ऑफ फ्रेश इशू, ठीक है, आउट ऑफ फ्रेश इशू। और तीसरा जो यहां पर कंपनी यूज करती है दैट इज क्या, पार्शियली आउट ऑफ फ्रेश इशू एंड पार्शियली आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब यहां पर मतलब समझो कि ये बेसिकली बात क्या कर रहा है, तो कह रहा है क्या कि जब कंपनी रिडम्पशन करेगी प्रेफरेंस शेयर का तो तीन तरीके से कर सकती है। पहला क्या, कि कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट अवेलेबल, ठीक है, या फिर कंपनी ने जो भी प्रॉफिट का रिजर्व क्रिएट करके रखा है फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, तो कंपनी उस प्रॉफिट का सहारा लेकर क्या कर सकती है, रिडीम कर सकती है। मान लो कि मुझे 50 लाख रुपए का लोन का पेमेंट करना है, यानी डिवेंचर को, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि उस 50 लाख रुपए की रिगार्डिंग में पहले से एक रिजर्व क्रिएट करके रखूं।
आउट ऑफ द प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन मैं क्या करूं, उस रिडम्पशंस को करने के लिए कर दूं, तो दैट इज कंसिडर्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। दूसरा क्या, कि कंपनी क्या कर सकती है, डिविजिबल प्रॉफिट का सहारा ना लेकर एक फ्रेश इशू कर सकती है। मतलब क्या, कि 50 लाख रुपए का लोन चाहिए, लोन का रिपेमेंट करना है, यानी 50 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स का आपको रिपेमेंट करना है। कंपनी क्या करेगी, मार्केट में 50,000 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर इशू कर देगी, और 50,000 का प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, और 50,000 रुपया मार्केट से लेकर आएगी, और फिर क्या करेगी, लोन का पेमेंट कर देगी। दैट इज आउट ऑफ फ्रेश इशू। और तीसरा तरीका कंपनी क्या कर सकती है, कि कुछ पोर्शन वो फ्रेश इशू से ले आए, और कुछ पोर्शंस में वो डिविजिबल प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन करे, और इस तरीके से रिडम्पशंस कर सकती है। क्लियर है? जब कंपनी, ध्यान से समझना, जब कंपनी डिविजिबल प्रॉफिट का सहारा लेगी, यानी पहले पॉइंट की बात कर रहा हूं, जब कंपनी डिविजिबल प्रॉफिट का सहारा लेगी, तो इस केस में कंपनी को एक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कंपनी को कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है? मतलब क्या, समझो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझना कि 50,000 रुपया एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच का कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर है। कितने का प्रेफरेंस शेयर हो गया, 5 लाख रुपया। ठीक है, आज डेट है कब, तो 1 अप्रैल 2018। कंपनी क्या करना चाहती है, इसको रिडीम करना चाहती है। ठीक है, रिडीम करेगी कब, तो ऑन 31 मार्च 2023, यानी कितने साल बाद, तो आफ्टर 5 इयर्स। ठीक है, 18 में 19, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, यानी 5 साल में। अब कंपनी किस तरीके से रिडम्पशन कर सकती है, तो कंपनी क्या करेगी, कि हर साल, समझना, हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट से, आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कंपनी का जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, उस प्रॉफिट में से कंपनी 1 लाख रुपया हर साल रिजर्व मेंटेन करके चलेगी। मतलब क्या, कि 31/3/19 को उसने 1 लाख रुपया निकाल दिया, 31/3/20 को 1 लाख रुपया निकाल दिया, 31/3/21 को 1 लाख निकाला, 31/3/22 को 1 लाख रुपया निकाला, और 31/3/23 को 1 लाख रुपया निकाला। टोटल कितना रुपया निकल गया, 5 लाख रुपया। कंपनी को रिपेमेंट कितना करना है, 5 लाख रुपया। कंपनी के पास है कितना, 5 लाख रुपया, और कंपनी इस 5 लाख रुपया से इस 5 लाख रुपया का लोन का पेमेंट करेगी। लेकिन कंपनी वो 5 लाख रुपया रखेगी कैसे, तो कंपनी यहां पर क्या करेगी, ये मान लो कंपनी का प्रॉफिट है। ठीक है, कंपनी इस प्रॉफिट में से 1 लाख रुपया हर ईयर निकालेगी। ठीक है, 1 लाख रुपया क्या किया, विड्रॉ किया, और यह 1 लाख विड्रॉ करके कहां पर रख देगी कंपनी, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, पहला साल में रख दिया, इसी तरीके से फिर दूसरे साल निकाला, फिर यहां पर डाल दिया, फिर तीसरे साल निकाला, फिर यहां पर डाला, फिर चौथे साल निकाला, फिर यहां पर रख दिया, और फिर 5वें ईयर में निकाला, और फिर यहां पर रख दिया। 5 साल में इसमें कितना हो गया, जमा करते करते 5 लाख रुपया। और कंपनी क्या करेगी, अब यहां से 5 लाख रुपया निकालेगी, और किसको दे देगी, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। जब कंपनी इस टाइप के ट्रीटमेंट को ऑप्ट करती है, यानी कंपनी जब इस टाइप के ट्रीटमेंट पर जाती है, तो दैट इज कंसीडर एज क्या, रिडम्पशन आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर? दूसरा तरीका क्या होता है, कि कंपनी फ्रेश इशू कर सकती है। फ्रेश इशू का मतलब समझो, कि मान लेते हैं कि मेरे पास कितने का लोन था, तो हमने कहा क्या, कि मेरे पास 5 लाख रुपए का लोन है। ठीक है, कंपनी कहती है क्या, कि ठीक है, हम 5 लाख रुपए का लोन पेमेंट करना है ना, हम मार्केट में क्या कर रहे हैं, मार्केट में कंपनी क्या कर रही है, 50,000 एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच का इक्विटी शेयर इशू कर दे रही है। ठीक है, इक्विटी शेयर इशू कर दी, और कंपनी ने 50,000 रुपए का 10 इक्विटी शेयर इशू किया, और लोगों से कितना ले लिया, 5 लाख रुपए ले लिया। कंपनी को कितना रुपया चाहिए था, 5 लाख रुपया चाहिए था। कंपनी के पास कितना रुपया आ गया, 5 लाख रुपया आ गया। कंपनी इस 5 लाख रुपए की इक्विटी शेयर्स का यूटिलाइजेशन कर सकती है इस 5 लाख के लोन के रिपेमेंट के लिए। दैट इज कंसिडर एज क्या, रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू। ठीक है, तीसरा तरीका जो कंपनी ऑप्ट करती है, पार्शियली आउट ऑफ प्रॉफिट और पार्शियली आउट ऑफ फ्रेश इशू। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लो कि कंपनी को कितने का लोन का रिपेमेंट करना है, 5 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर का रिपेमेंट करना है। अब कंपनी रिपेमेंट करेगी कैसे, कंपनी क्या कर रही है, मार्केट में 30,000
इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच इशू कर रही है। अब कंपनी ने जब 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 3 रुपीज ईच किया इशू, तो कंपनी के पास कितना रुपया आया होगा? 3 लाख रुपया आया। चाहिए कितना? 5 लाख। आया कितना? 3 लाख। 2 लाख तो नहीं आया। अब इस 2 लाख के लिए कंपनी क्या करेगी? आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कंपनी के पास जो प्रॉफिट होगा, कंपनी उस प्रॉफिट में से कितना रुपया ले लेगी? 2 लाख रुपया ले लेगी और क्या करेगी? इसका रिडम्पशन कर देगी। तो कंपनी इस तरीके से क्या करती है? रिडम्पशन करती है प्रेफरेंस शेयर्स का। क्लियर है? अब यहां पर एक सवाल आता है कि सर कंपनी प्रॉफिट में क्या क्या यूज करेगी? ठीक है, तो कंपनी जब प्रॉफिट की यूटिलाइजेशन की बात करेगी तो कंपनी यूज करेगी कौन कौन सा प्रॉफिट? तो सबसे पहला वो बैलेंस जो कि आपके स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट का होगा। ठीक है। दूसरा, जो आपके जनरल रिजर्व का बैलेंस होगा उसका यूटिलाइजेशन करेगी। तीसरा, जो आपके रिजर्व फंड का बैलेंस होगा कंपनी उसका यूटिलाइजेशन करेगी। जो आपके इंश्योरेंस फंड में पैसा होगा कंपनी उसका यूटिलाइजेशन कर सकती है। आपके डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में जो पैसा होगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में जो पैसा होगा उसका यूटिलाइजेशन करेगी कंपनी। वर्कर्स एक्सीडेंटल फंड बनता है, ठीक है, बिजनेस में वर्कर एक्सीडेंटल फंड बनता है, कंपनी इसका यूटिलाइजेशन कर सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली ये जितने भी चीजें होती हैं, ये जितने फंड्स हैं, ये प्रॉफिट से क्रिएट होते हैं, तो कंपनी इसका यूटिलाइजेशन करती है फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लेकिन कंपनी रिडम्पशन जब करेगी प्रेफरेंस शेयर्स का, तो किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगी? ठीक है, अगर कंपनी, ध्यान से समझना, अगर कंपनी फ्रेश इशू कर रही, अच्छा सबसे पहले ये समझ लो कि रिडम्पशन होगा किस किस तरीके से। तो देखो, रिडम्पशन दो तरीके से हो सकता है। रिडम्पशन, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बेसिकली दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, आइदर एट पार पर हो सकता है, और दूसरा किस पर हो सकता है? तो आइदर एट प्रीमियम पर हो सकता है। ठीक है, आइदर एट पार कहने का मतलब क्या, कि मान लो कि तुमने इशू किया था 100 रुपए पे, और जब तुम रिडीम भी कर रहे हो तो कितने रुपए पे हो रहा होगा? 100 रुपए पे। ठीक है, लेकिन प्रीमियम पे कहने का मतलब क्या, कि तुमने इशू जब किया था तो 100 रुपए पे इशू किया, लेकिन जब तुम रिपेमेंट कर रहे हो तो तुम कितने रुपए पे कर रहे हो? 110 रुपए पे। तो यहां जो एक्स्ट्रा 10 रुपए का तुम पेमेंट करोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, दैट इज कंसिडर एज अ क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्लियर है? यही अमाउंट कहलाता है क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्लियर है? इस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का भी हमें क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। लेकिन इसका अमाउंट का हम कहां से लाएंगे, यानी कौन कौन से अमाउंट का, कौन कौन से फंड का यूटिलाइजेशन होगा इसके पेमेंट के लिए? तो सबसे पहला यूटिलाइजेशन होगा किसका? तो सिक्योरिटी प्रीमियम का। ठीक है, अगर कंपनी के पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उसका यूटिलाइजेशन करेगी कंपनी। कंपनी और किसका यूटिलाइजेशन करेगी? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूटिलाइजेशन करेगी कंपनी। और किसका यूटिलाइजेशन करेगी? तो कंपनी जनरल रिजर्व का यूटिलाइजेशन करेगी। कंपनी बेसिकली इन सारे फंड का यूटिलाइजेशन करेगी किसके रिगार्डिंग? तो प्रेफरेंस शेयर्स के प्रीमियम के रिडम्पशन के लिए। क्लियर है? जब कंपनी रिडम्पशन करेगी तो तरीका क्या क्या अपनाएगी, क्या जर्नल एंट्री करेगी? अगर कंपनी ने मान लो कि फ्रेश इशू किया है, तो कंपनी एंट्री करेगी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर प्रीमियम पर इशू किया होगा तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ये फ्रेश इशू के लिए। ठीक है, अगर कंपनी ने डिविजिबल प्रॉफिट का सहारा लिया होगा, मतलब समझो रिडम्पशन कर रही है डिविजिबल प्रॉफिट से, तो एंट्री क्या करेगी कंपनी? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा लेगी, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। दूसरा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का यूज कर सकती है कंपनी। ठीक है, तीसरा किसका यूज कर सकती है?
तो जनरल रिजर्व या फिर इस तरीके के और भी रिजर्व होंगे उसका यूटिलाइजेशन करेगी, और ये सारा पैसा कंपनी कहाँ डालेगी? तो अगर कंपनी आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन कर रही है तो सारा पैसा कहाँ डालेगी? टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। क्लियर? अगर कंपनी ने प्रीमियम पर रिडम्पशन किया है तो कंपनी क्या करेगी? प्रीमियम और रिडम्पशन के लिए पैसा लाएगी कहां से? तो एंट्री करेगी क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा नहीं है तब? तो टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर इसमें भी पैसा कम हो गया तब? तो टू जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। और इस तीनों रिजर्व का यूटिलाइजेशन कंपनी क्यों कर रही है? क्योंकि उनको प्रीमियम का पेमेंट करना है। तो एंट्री क्या करेगी? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर। क्लियर? यानी बेसिकली कंपनी ने क्या किया कि अगर फ्रेश इशू कर रही है तो ये, अगर कंपनी डिविजिबल प्रॉफिट का सहारा ले रही है तो ये, अगर कंपनी दोनों कर रही है तो ये वाली भी एंट्री होगी और ये वाली भी एंट्री होगी। लेकिन रिडम्पशन होगा किस तरीके से? तो फाइनल रिडम्पशन के लिए देखो कंपनी क्या एंट्री करेगी। मान लो 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। और दूसरा एंट्री क्या करेगी कंपनी? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बेसिकली बच्चों आपको इन 5 एंट्री को ध्यान रखना है, ठीक है? और इन्हीं 5 एंट्री के बेसिस पर आपका जो प्रेफरेंस शेयर्स का कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल का जो पोर्शन है, बेसिकली प्रैक्टिकल पोर्शन, वो इन्हीं 5 एंट्री के बेसिस पर और इन्हीं 5 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बेसिस पर बन जाएगा, ठीक है? तो आज की क्लास में बेसिकली मैं बात आपसे यही करने वाला था। मैंने सोचा था कि प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करूंगा, बट प्रैक्टिकल पोर्शन से आपको ये सारे थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशंस देना बहुत जरूरी था। तो ये सारे थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशंस मैंने आपको दे दिए। जो मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी यानी जब नेक्स्ट वीडियो मेरा अपलोड होगा उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से प्रैक्टिकल पोर्शंस को सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर द क्लास गाइस। थैंक यू सो मच।